क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मेरे प्यारे बच्चों साथ ही साथ प्री बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे मेरे प्यारे बच्चों। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, गीत फरोश के रचनाकार हैं। कमेंट करेंगे गिरिजा कुमार माथुर, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्ति बोध। तो गीत फरोश के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का है, छायावाद की मुख्य विशेषता है। युद्ध का वर्णन, प्राकृत का मानवीकरण, भक्त की प्रधानता, यथार्थ चित्रण। तो छायावाद की मुख्य विशेषता है प्राकृत का मानवीकरण। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का है, चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, हरिओत को, रामधारी सिंह दिनकर को। तो चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है सुमित्रानंदन पंत को। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत को प्राकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना पर प्राप्त हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी का आदि काव्य ग्रंथ है। निम्न में से हिंदी का आदिकाल का ग्रंथ है। रामचंद्रिका है, कवित्र रत्नाकर है, साखी है, बीसल देव रासो है। तो बीसल देव रासो है मेरे प्यारे बच्चों, और बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। साखी भक्ति काल की है और कबीरदास जी इसके रचयिता हैं। कवित्व वर्ण रत्नाकर ये सेनापति की रचना है और ये रीतिकाल की रचना है। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, ये भी रीतिकाल की रचना है। तो इसको ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है, एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं। भूषण, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, केशवदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। मोहन राकेश हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं, धर्मवीर भारती हैं, अज्ञेय हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं मेरे प्यारे बच्चों कौन? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। फणीश्वरनाथ रेणु, मोहन राकेश, हरिशंकर प्रसाई, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। त्यागपत्र को, झूठा सच को, परीक्षा गुरु को, जहाज का पंछी को। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, और परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है। झूठा सच उपन्यास यशपाल का है। जहाज का पंछी उपन्यास ईलाचंद जोशी का है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 का अंगा है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। इंसा अल्लाह खां, भूषण, किशोरी लाल गोस्वामी, जटमल। तो गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का पूछा जाता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। तो ये गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। नए शब्द, नए मुहावरों एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में, केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो जहाँ पर भाषा की बात हो और भाषा शब्द दिख जाए तो समझ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसके बाद है दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या।
तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? व्याख्या करना है जिसकी रेखा खींची हुई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। किसी भाषा में आधुनिकता का समावेश तभी हो सकता है जब उसमें नए नए जन प्रचलित शब्दों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों को समाहित कर लिया जाए। इन बातों के समावेश से भाषा व्यवहारिक हो जाती है। तीसरा है, किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता? तो आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। इसका उत्तर आपको पैराग्राफ में आसानी से मिल जाएगा, बस आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है। किन चीज़ों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है? तो नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है, आपने अभी पढ़ा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने कौन सी बात बताई है? तो उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने भाषा को आधुनिक बनाने के उपाय बताए हैं। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया हुआ है, तो ये करना है इसमें से, लेकिन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। तो जहाँ पर मातृभूमि शब्द दिख जाए, पृथ्वी शब्द दिख जाए, माता दिख जाए, जन दिख जाए, तो आप समझ जाए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या कैसे लिखना है। लेखक कहते हैं कि एक माँ अपने सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के प्यार करती है, वैसे ही पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग जन समान हैं, चाहे उनकी भाषा, धर्म या रहन सहन अलग अलग हो, और सभी को मातृभूमि के साथ समान अधिकार और जुड़ाव महसूस करना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समान अधिकार का भागी कौन है? जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। इसके बाद है अनंत और जनपद शब्द का अर्थ। तो अनंत का होता है जिसका अंत ना हो, जनपद का मतलब होता है जिला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुत्रों के समान भाव से कौन रखती है? तो माता पुत्रों को समान भाव से रखती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ है, हंसता है नद खल खल बहता कहता कुल कुल कल 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 कल, देख देख नाचता हृदय बहने को महाविकल बेकल, इस मरोर से इसी शोर से सघन घोर गुरु गहन रोर से, मुझे गगन का दिखा सघन व छोर, राग अंबर अंबर में भर निजरोर। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक है बादल राग, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? हंसता है नद खल खल बहता कहता कुल कुल कल 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 कल, इसकी करना है व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में बादलों का आह्वान करते हुए निराला जी कहते हैं कि हे बादल, जब तुम बरसते हो तो वर्षा का जल झरनों एवं नदियों में जाता है, जिससे झरनों एवं सरिताओं का जल कुल कुल ध्वनि करके बहता है। फिर है कुल कुल कल 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 कहते हुए कौन बहता है? तो नदियों का जल बहता है। इसके बाद अगला प्रश्न, अंबर शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो आकाश और वस्त्र। प्रस्तुत पद्यांश में सघन घोर गुरु गहन रोर किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये बादल के लिए प्रयोग किया गया है। फिर है अथवा करके मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। निरख सखी एक खंजन आए, उर्मिला अपने प्रियतम के वियोग में व्याकुल कहती है कि हे सखी, देखो एक खंजन पक्षी इधर आ गए हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, और मेरे मन को आनंदित करने वाले, प्रसन्न करने वाले मेरे प्रियतम ने खंजन पक्षी के रूप में अपने नेत्र इधर घुमा लिए हैं, फैला उनके तन का आतप सर से सरसरा, और ये जो धूप फैली हुई है ये धूप नहीं है, मेरे प्रियतम के शरीर की गर्मी है, मन से सरसराए, ठीक है। और सरोवर में कमल के फूल खिल गए हैं,
जो मन को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। घूमे हुए इस और वहाँ ये हंस यहाँ उड़ाए, निश्चय ही वे इस और वहाँ पर घूमे होंगे, ये हंस यहाँ उड़छाए। तभी तो ये मंद मंद उनके मंद मंद गति का आभास दिलाने के लिए ये हंस यहाँ उड़ करके आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय मुस्काए, कर निश्चय ही आज मेरा ध्यान करके वे मुस्कुराए होंगे। फूल उठे हैं कमल अधर से या बंदूक सुहाए, तभी तो सरोवर में कमल खिल उठे हैं। और ये लाल लाल बंदूक के फूल मेरे प्रियतम के लाल ओठ, और ये मेरे प्रियतम के लाल ओठों के समान ये लाल लाल बंदूक के फूल सुशोभित हो रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, मैंने भाग्य से तुम्हारे दर्शन पाए हैं। नभ ने मोती वारे लोए अश्रु अर्घ भर लाए, और के रूप में मोती ने उछावर कर तुम्हारा स्वागत किया है, और मैं अपने आंसुओं का अर्घ रहकर तुम्हारी प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, तो ये रहा इसकी व्याख्या। अब पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक है गीत, कवि है मैथिली शरण गुप्त। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या हम पूरी बता दिए हैं आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उर्मिला द्वारा किस ऋतु का स्वागत किया गया है, तो उर्मिला द्वारा शरद ऋतु का स्वागत किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हंसों को देखकर उर्मिला क्या अनुमान लगाती है, तो हंसों को देखकर उर्मिला यह अनुमान लगाती है कि प्रियतम इस और घूमे होंगे, अथवा निश्चय ही मेरा ध्यान करके मुस्कुराए होंगे। बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने किसका आभास पाया है, तो बंदूक के पुष्पों में उर्मिला ने प्रियतम के अधरों का आभास पाया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 का नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। हरिशंकर प्रसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तीनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से हम पढ़ने वाले हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। कैसे लिखना है, जैसे हम बता रहे हैं सेम आपको उसी प्रकार लिखना है, आपको पूरे अंक मिलेंगे। हरिंग डालना है जीवन परिचय। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। उन्होंने घर पर स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। दानशीलता के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और अंत में क्षय रोग से पीड़ित होकर केवल 35 वर्ष की आयु में सन 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से माना जाता है तथा 1857 से 1920 तक के काल को भारतेंद्र युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी एक महान कवि, सफल नाटककार, प्रसिद्ध संपादक और कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में हमारे सामने उपस्थित हुए। फिर हेडिंग डालेंगे रचनाएं। ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की निम्नलिखित रचनाएं हैं। काव्य में कृष्ण चरित्र, रासलीला, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रबोधनी। नाटक में सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा हिंसा नाभवत। निबंध में कश्मीर कुसुम, सुलोचना, मदालसा, लीलावती। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, कर्मनाशा की हार कहानी का उद्देश्य लिखिए, अथवा बहादुर कहानी की कथावस्तु का सारांश लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक यहाँ से मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, इन सभी को आप तैयार करेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अनुवाद के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यह भारत देश धन्य है, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है और वैज्ञानिक भाषा भी है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए संस्कृत का गौरव और उसके ज्ञान का आश्रय और उसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा महत्तम से लिया गया है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के महर्षि दयानंदा नामक पाठ से अवतरित है। अर्थ देख लेते हैं इसका।
गुरु ने उन्हें प्रेम से उत्तर दिया, प्रिय, तुम ज्ञात और अव्यक्त दोनों में विदित हो, तुम्हारे लिए कोई भी बात अज्ञात नहीं है। वर्तमान में हमारा देश अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। महिलाएं अनादर का सामना कर रही हैं और शूद्रों का तिरस्कार किया जा रहा है। अज्ञानी और पाखंडी लोग पूजनीय बन गए हैं। वेद का सूर्य उदय अज्ञान के अंधकार को दूर नहीं कर पाएगा। तुम्हारे लिए मंगल कामनाएं, तुम पतितों को ऊंचा उठाओ, स्त्री जात को उद्धार करो और पाखंड का नाश करो, यही मेरी अभिलाषा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। इसके बाद खा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का है। यानी नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें चाहे प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या फिर अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो या फिर युगों के बाद हो, जो धैर्यशाली लोग होते हैं अपने न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते। सुभाषित रत्नान से लिया गया है। फिर अथवा करके दिया है, ये वाला निरपेक्ष दिलीपा पाठ से लिया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न करना रहेगा, 4 अंक मिलेंगे। इसके बाद है 10 का क, ख और गा रस अलंकार छंद से, तो यहाँ से आपको 6 अंक मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है निबंध से, 9 नंबर का निबंध है और निबंध वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप तैयार करेंगे। इसके बाद 12 का पहला है, भवनम का संधि विच्छेद भो प्लस अनम, तट्टिका का संधि विच्छेद तत् प्लस टीका, और इसके बाद है लब्धा का संधि विच्छेद, तो लव प्लस धा होता है, क्या होता है, लव प्लस धा। फिर है निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। नीलोत्पलम, यानी इसका विग्रह क्या होगा, नीलम प्लस उत्पलम। कर्मधाराय समास है। अनु विष्णु में अव्ययभाव समास है। त्रिनेत्र में बहुव्रीहि समास है। इसके बाद 13 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कृत्वा में क्रि धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है, क्या है, अक्त्वा प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए, तो श्रुत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है। इसके बाद खा नंबर है, क्या कह रहा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। रामेण सा सीता वनम आगच्छत, तो साहयुक्ते प्रधान सूत्र से इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें है तृतीया विभक्ति, ठीक है। अग्ने स्वाहा अभिता परता समय निक्षा हा प्रतियोगी सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति है। राकेश फादेन खज्जा अस्ति, यानी राकेश पैर से लंगड़ा है, ये नांग विकारा सूत्र से तृतीया विभक्ति है। फिर है 14 नंबर प्रश्न, किसी पर्यटन स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए कि वह भी कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए, अथवा सड़क दुर्घटना से घायल मित्र को सांत्वना देने के लिए एक पत्र लिखिए। 8 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।